हेलो माय लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आओ आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम ग्रेड 7 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज डेटा हैंडलिंग। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वार्म अप करते हैं। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द वार्म अप। हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन, द टेम्परेचर्स ऑफ सम सिटीज ऑन सर्टेन डे आर गिवन इन दिस टेबल, सो आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डेटा। तो यहाँ हमें कुछ सिटीज़ के टेम्परेचर दिए हुए हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। कौन कौन सी सिटीज़ हैं? आगरा, नैनीताल, भोपाल, दिल्ली, जयपुर, पुणे एंड मुंबई। एंड ये उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है और ये मिनिमम टेम्परेचर। नाउ बेस्ड ऑन दिस टेम्परेचर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। विच सिटी वॉज हॉटेस्ट ऑन दैट डे? हॉटेस्ट का मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर में हमने देखा हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री एंड वी सेड दिल्ली इज हॉटेस्ट। और उसके बाद क्वेश्चन है विच सिटी वॉज कूलेस्ट ऑन दैट डे? दैट मीन्स मिनिमम टेम्परेचर में हम सबसे कम वाला टेम्परेचर देखेंगे और कहेंगे नैनीताल, इट इज़ द कोल्डेस्ट सिटी ऑन दैट डे। Which city recorded the greatest range of temperature? तो हम रेंज देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 8 डिग्री, 6 डिग्री, then we have 10 degree and here we have 12 degree, then 10 degree and यहाँ मिला 11 degree and this is 8 degree, right? अब क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेटेस्ट रेंज, इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेंज हमें मिली 12 एंड वी से दिल्ली हैज़ द ग्रेटेस्ट रेंज एंड द लोएस्ट रेंज कहाँ मिलेगी? ये रही, दिस इज 6 डिग्री, सो नैनीताल हैज़ द लोएस्ट रेंज। देन वी कम एट व्हाट वाज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ मुंबई। कैन यू हेल्प मी टू गेट द आंसर? यस, मुंबई का मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री, राइट? Now let's move further. अब हम बताएंगे डेटा क्या होता है। A collection of facts and figures obtained from experiments or surveys and also through some resources like papers, books and records. तो जब आप कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, उसके थ्रू हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है और वो जो कलेक्टेड रॉ डेटा होता है हम उस डेटा को कोई ना कोई आउटपुट लेने में यूज़ करते हैं। अब डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा हैंडलिंग मीन्स डेटा का कलेक्शन, उसको क्लासीफाई करना, उसकी टेबल्स बनाना एंड फाइनली उस डेटा से कोई रिजल्ट इंटरप्रेट करना। दैट्स कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द डेटा हैंडलिंग? सबसे पहली चीज़ अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि हम डेटा क्यों कलेक्ट करना चाहते हैं। देन डिसाइड दैट व्हाट डेटा, कैसा डेटा चाहिए हमें एंड हु टू कलेक्ट इट एंड हाउ टू कलेक्ट इट। कैसा डेटा चाहिए, कौन कलेक्ट करेगा और कहाँ से मिलेगा, कैसे वो डेटा कलेक्ट होगा। एंड आफ्टर दैट कलेक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब आप डायरेक्ट उसे कलेक्ट करेंगे या सेकेंडरी डेटा का मतलब किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, हम उससे उस डेटा को लेंगे, राइट? एंड प्रोसेस द रॉ डेटा एंड रिप्रेजेंट इट पिक्टोरिकली इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट्स, जिस तरह भी हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो दैट इट कैन बी इजिली इंटरप्रेटेड, राइट? एंड यूज द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ द कलेक्टेड डेटा टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एक बार जब हम डेटा पिक्चर्स या टेबल्स की फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं तो उस डाटा से हम कोई अपना रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं कि हमें क्या क्या रिजल्ट्स चाहिए। गॉट इट? नाउ वी कम टू कलेक्शन ऑफ डेटा। सो चिल्ड्रन, डेटा इज जनरली कलेक्टेड टू वेरीफाई द hypothesis, that is a supposition made on the basis of observation. So collection of appropriate data based on the hypothesis is very important so that we could draw the
correct conclusions from them. So once you have collected the data, अब उस डेटा को अगर हम प्रॉपरली कलेक्ट करते हैं तो हम एक अपने रिजल्ट पर आ जाते हैं. वी कुड इंटरप्रेट कि अब हमें ये रिजल्ट उस डेटा से चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द डेटा रिक्वायर to verify why students of a particular class scored less in mathematics examination will be different from the data required to analyze why the number of cars running on diesel is more in the city. तो हमें सबसे पहले ये पर्पस पता होना चाहिए कि आपका डेटा कलेक्शन का पर्पस क्या है और उसके लिए हमें किस किस तरह का डेटा रिक्वायर्ड है, एंड उसके बाद हम डेटा कलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. अब हम आगे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कि हमें कोई डाटा दिया हुआ है, हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे. सो चिल्ड्रन, डेटा नीड्स टू बी रिकॉर्डेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अ साइंटिफिक मैनर so that it can be interpreted easily, and data can be presented in the form of text, tables or graphs. इसका मतलब जब हमारे पास रॉ डाटा होता है तो हम उसको किसी अच्छी फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं सो दैट हमें जब रिजल्ट चाहिए हो उस डाटा को जिस फॉर्म में हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस फॉर्म में देखकर हम इमीडिएटली अपने रिजल्ट्स एनालाइज कर सकें. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल. यहाँ पर हाइट्स ऑफ 30 चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7 दिए हुए हैं. अब ये सारी हाइट्स हमारे पास 30 स्टूडेंट्स का डाटा है जो सेंटीमीटर्स में है. नाउ यू कैन सी फ्रॉम द गिवन लिस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द डाटा. अगर आपसे कोई पूछे 120 से ज़्यादा हाइट वाले कितने बच्चे हैं या सबसे ज़्यादा हाइट कितनी है क्लास में, सबसे कम हाइट कितनी है, तो हमें इस डाटा में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. That means we need to arrange the data in a very systematic order जिससे हम immediately at glance एक नज़र में देखें डाटा को और हमें रिजल्ट मिल जाए. राइट. सो फॉर दैट लेट अस टेबुलेट द अबव डाटा. हम इस डाटा को एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे. नाउ फर्स्ट थिंग इज इन द गिवन लिस्ट ऑफ हाइट ऑफ द चिल्ड्रन द हाइएस्ट वैल्यू इज 55 एंड द लोएस्ट वैल्यू इज 121. तो हम इसकी रेंज पता करते हैं. रेंज क्या होता है? इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस. हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ डाटा. नाउ हेंस द रेंज ऑफ द डाटा इज 155 माइनस 121 और हमें मिल गया 34 सेंटीमीटर रेंज. नाउ लेट अस रिप्रेजेंट द गिवन डाटा in the frequency distribution table with convenient interval. अब हम इस डाटा को कुछ इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो दैट हम इसको टेबल की फॉर्म में इजीली एनालाइज कर सके. तो हमने फर्स्ट टेबल लिया 121 से 125 सेंटीमीटर, देन 126 से 130 सेंटीमीटर, 131 टू 135, 136 टू 140 एंड इस तरह से हम 155 तक अपने डाटा की रेंज बना लेते हैं. ओके. और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स. राइट. अब हमने यहाँ पर टेली मार्क्स बनाए. टेली मार्क्स क्या होते हैं कि सबसे पहले हमने फर्स्ट डाटा रीड किया. सपोज वो 132 है तो 131 और 135 के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. नेक्स्ट 140 है तो 140 यहाँ आ रहा है तो हमने 140 में लाइन ड्रॉ की. और एक रूल होता है जब आप टेली मार्क्स बनाते हैं तो आपकी 4 लाइंस के बाद 5th लाइन जो होती है वो डायगनली ड्रॉ होती है. और इसके पीछे क्या पर्पस होता है कि आपको बंच ऑफ डाटा एक साथ मिल गया सो दैट यू कुड इजीली से दिस इज 5 + 3 8, दिस इज 5, दिस इज 5 + 1 6. तो डाटा एक टेली मार्क की फॉर्म में रीड करना आसान हो जाता है. गॉट इट. नाउ we have made the tally marks और इस tally marks को हमने number of students में convert किया और इसको जब हम add करेंगे तो ये हमारे total 30 students का data आ जाएगा. राइट. अब हमें immediately देखकर पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा height कितने बच्चों की है. 8 students की which is in the range of 131 to
135. Got it? So this is how we interpret the table. And इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कि कौन सी रेंज का डाटा, कौन से क्लास इंटरवल का डाटा कितना है, कितने बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं जो 121 से 125 के बीच में आ रहे हैं, ऐसे ही 126 से 130 सेंटीमीटर की हाइट वाले 5 स्टूडेंट्स हैं. गॉट इट? So we say that the systematic arrangement of data in the tabular form is called tabulation of data. Got it? अब हम नया टॉपिक सीखते हैं, that's called mean, median and mode, और इसको बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी. तो ये 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, एंड दे आर कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी. स्टार्ट करते हैं. मीन, मीडियन एंड मोड, दे आर यूज्ड टू मेजर द central tendency because they provide the single number which is most representative of the entire data. That is, they represent the central value of the given set of raw data. Got it? अब हम सबसे पहले आते हैं mean. That's called arithmetic mean. क्या बोलते हैं? Arithmetic mean. तो arithmetic mean या mean, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं. इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन डाटा. अब क्या होता है अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन अ लेटेस्ट डाटा, दैट इज टोटल वैल्यूज, टोटल ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज. क्या करेंगे हम? हमारे को सपोज x1, x2, xn ये सारा डाटा दिया हुआ है, हम इन सबको ऐड करेंगे और n डाटा है इसलिए हम इसको n से डिवाइड कर देंगे और वो बन जाएगा मीन या एवरेज, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से. राइट? x बार को हम ऐसे लिखते हैं, ये साइन होता है, इसको बोलते हैं समेशन. समेशन का मतलब टोटल, सम of all the values. So sum of x upon n. n means कितना डाटा है, 5 बच्चों की हाइट है या 10 बच्चों की एज है, तो वो कितना है, 5 या 10. That's called n. Okay? So this sign sigma refers to the sum of. Example देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा. Tina plays tennis for 4 hours on Monday, 3 hours on Tuesday, 3 hours on Wednesday, 2 hours on Thursday. Now, how many hours a day does she play on an average? So, what will you do? You are going to find the average hours played by Tina. तो क्या करेंगे? Total number of hours played. यहाँ पर हमें 3, 4, 3, 2 इन सबको हम ऐड करेंगे और यहाँ पर 4 डेज का डाटा दिया हुआ है, दैट मीन्स n is 4. सो व्हाट डू यू गेट? वी गेट 12 upon 4 hours per day, और हमें एवरेज मिला 3 hours per day. सो वी विल से दैट ऑन एवरेज टीना प्लेज टेनिस फॉर 3 hours per day. किसी दिन 2 hours खेला, किसी दिन 4 hours खेला, कभी 3 hours खेला. तो जब हमने इसको टोटल करके 4 से डिवाइड किया तो हमें मिला 3, एंड वी से दिस इज द एवरेज hours she played. Got it? Come at next example. Example 2. The heights of 5 players. ये 5 players की हमें heights दी हुई है. Right? Find their average height. So what will you do? जब हमें average height निकालनी है तो हम इन सारी हाइट्स को, कितनी हाइट्स है ये? 5. इन 5 हाइट्स को ऐड करेंगे और इनको 5 से डिवाइड कर देंगे, एंड वी गेट 149 सेंटीमीटर. सो वी से द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेयर्स इज 149 सेंटीमीटर. गॉट इट? एक और एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर हमें डाटा टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, सो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. लेट्स सी हाउ टू डू इट. x and f. So that means we have 10 data coming 3 times.
this 12 is coming 10 times, 20 is coming 15 times, 25 is coming 7 times, and in this way 35 is coming 5 times. तो हमने इस डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया? fi, यहाँ xi लिया, fi लिया, और फिर xi fi मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला. तो यहाँ पर पहले 10, 12, 20 ऐसे लिखा, 10, 12, 20, 25, 35. उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसीज लिखी 3, 10, 15, 7 एंड 5. ठीक है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमें मिला fi xi. तो 10 मल्टीप्लाई 3, 30. 12 मल्टीप्लाई 10, 120. 20 मल्टीप्लाई 15, 300. 25 मल्टीप्लाई 7, 175. 35 मल्टीप्लाई 5 हमें मिला 175. अब एक काम तो करेंगे, इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, हमें मिला 40. दैट मीन्स हमारे पास ये 40 स्टूडेंट्स का डाटा है. और यहाँ पर fi xi को ऐड किया तो हमें मिला 800. अब मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fi xi डिवाइडेड बाय n. तो यहाँ पर इसको ऐड किया जो हमें 800 आया. इस 800 को 40 से डिवाइड किया और हमें मिल गया 20. सो वी विल से द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 20. समझ आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं. रीड द एग्जाम्पल. द मीन वेट ऑफ 6 बॉयज इज 48 kg. 48 kg है 6 बॉयज का मीन. यहाँ मीन दिया हुआ है आपको. एंड इफ द एक्चुअल वेट ऑफ 5 बॉयज इज 51 kg, 49 kg, 43 kg, 52 kg and 46 kg, find the weight of 6th boy. इसका मतलब हमें 5 बॉयज का वेट दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है और एक बॉय का मिसिंग वेट हमें वो कैलकुलेट करना है. राइट. तो मीन वेट ऑफ 6 बॉयज इज गिवन. विल राइट इट 48 kg. उसके बाद 6 बॉयज का वेट इज, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 288 kg मिला. अब हमारे पास 5 बॉयज का वेट दिया हुआ है which is 241 and this 241 is subtracted from 288, हमें मिला 47. इसका मतलब जिस बॉय का वेट नहीं मालूम वो है 47 kg. Interesting. Now we will come to second method of central tendency, that is median. Median is another commonly used measure of central tendency. Central tendency निकालने का एक नया method है. And the number of values of the median of the given data is same as the number of values below it. तो वो एक बिल्कुल सेंटर की वैल्यू होती है. उस वैल्यू से पहले और उस वैल्यू के बाद की जो वैल्यूज होती हैं वो बिल्कुल जो सेंट्रल वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे मीडियन. नाउ मीडियन ऑफ द सेट विद ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज. तो कई बार ऐसा होता है कि देयर आर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज. कहीं 5 वैल्यूज दी हैं, 7 वैल्यूज दी हैं, 11 वैल्यूज आपको दी हुई हैं. तो उन वैल्यूज में से आपको बिल्कुल जो सेंट्रल वैल्यू निकालनी है डेटा की उसको हम बोलते हैं मिडिल नंबर. तो यहाँ एग्जाम्पल देखो. यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5. अब 5 डेटा दिए हुए हैं. पहला रूल होता है कि हम इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें. ठीक है. अब यहाँ पर 5 डेटा दिया हुआ है तो 5 में से स्टार्टिंग की एंडिंग की एक वैल्यू रिमूव की, फिर स्टार्टिंग की और एंडिंग की एक वैल्यू रिमूव की और जो बिल्कुल सेंटर में आ गया 7, इस 7 को हम बोलेंगे मीडियन. राइट. अब इसको निकालने का एक मैथमेटिकल मेथड भी होता है. यहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यूज दी हैं. हम लिखेंगे 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6/2 एंड वी गेट द थर्ड वैल्यू. तो यहाँ पर डेटा जब एक बार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो उसका जो थर्ड डेटा है दैट इज 7, दैट बिकम्स योर मीडियन. अब हम आते हैं इवन नंबर ऑफ डेटा.
कहीं पर आपको 8, 10, 20, इसका मतलब इवन नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। वही रूल, स्टार्टिंग और एंडिंग के डेटा को रिमूव करके जो बीच की दो वैल्यूज, मिडिल में एक वैल्यू यहाँ नहीं मिल सकती जैसे हमें ऑड नंबर्स में मिली थी, तो यहाँ मिडिल की दो वैल्यूज को लिया, उन्हें ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया एंड यू गेट 6.5. So this 6.5 is called the median of the given data. और इसको निकालने के लिए जब आपके पास डेटा ज़्यादा होता है, तो सपोज आपके पास 20 डेटा है, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 10. 10th और 11th डेटा को पिक करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. द एजेस ऑफ 5 men आर गिवन. तो ये 5 men की एजेस आपको दी हैं एंड यू हैव टू फाइंड द मीडियन. पहला काम क्या करेंगे, इन एजेस को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एंड बिकॉज दे आर 5, सो वी विल पिक द थर्ड वन एंड वी से द मीडियन इज 41 years. Got it? Next example is here. We have some packet of boxes. और कितने boxes के पैकेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने मिडिल मोस्ट 2 वैल्यूज को पिक किया जो 30 और 33 है और डिवाइड बाय 2 कर दिया. सो वी राइट 30 + 33 upon 2, that's 63 upon 2. You get 31.5 as a median. Got it? Now look here. Here we have a table of heights of 40 boys. Find the median height in centimeters. तो 6 boys हैं जिनकी 135 हाइट है, 8 boys की 128, 9 boys की 140, 7 boys की 139 एंड 10 boys की 143. तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने पूरे डाटा को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है अभी आपको समझाती हूँ. हमने ये वाला डाटा ऊपर से कॉपी किया और इस डाटा को कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ 8 लिखा, नेक्स्ट में 6 है, 8 और 6 को ऐड करके यहाँ 14 लिखा. अब 14 में ये 7 ऐड किया, 21 बना, 21 में 9 ऐड किया, 30 बना, 30 में इस 10 को ऐड किया, हमें मिल गया 40. राइट? अब 40 क्या है, 40 इज इवन. सो व्हाट विल यू डू, your median height will be the average of 21st value. So we will say that it is 21st value will be 139. So we will say that the median height of the boys is 139 centimeter. Got it? अब आते हैं next topic पर. That's mode. Mode is most occurring term. तो मोड क्या होता है, इट इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, दैट्स कॉल्ड मोस्ट अकरिंग, मोस्ट फ्रीक्वेंसी. और उस सेट ऑफ डेटा में से जो डेटा हमें सबसे ज़्यादा बार आता हुआ दिख रहा है, हम उसको बोलेंगे मोड. अब यहाँ पर देखो, आपको ये सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है. इस डेटा को सबसे पहले हमने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में और हमने क्या ऑब्जर्व किया, 1 3 टाइम्स आ रहा है, 2 4 टाइम्स आ रहा है, फिर 3 1 टाइम आ रहा है और 4 आ रहा है सिर्फ 2 टाइम्स. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये जो 2 है सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है, तो हम बोलेंगे 2 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द सेट, सो मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 2. गॉट इट? नाउ वी कम हियर, रीड दिस क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज. तो पहला डाटा हमने लिया और इस डाटा को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और हमने क्या ऑब्जर्व किया, 2 इज कमिंग 3 टाइम्स, 3 इज कमिंग 3 टाइम्स एंड बाकी डाटा कम टाइम आ रहा है. तो 2 और 3 जो दोनों डाटा हैं वो हमारे मोड हो गए. इंटरेस्टिंग. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. यहाँ पर हमें डाटा दिया हुआ है, सबसे पहला काम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमने ऑब्जर्व किया
कि 14 सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है. सो वी से दैट 14 इज द मोड. वेरी सिंपल. आगे चलते हैं और एक और मेथड का क्वेश्चन लेते हैं. चलो क्वेश्चन रीड करो. इन द गिवन सर्वे ऑफ अ हाउसिंग कॉलोनी द नंबर ऑफ ट्रीज in each house was recorded. So this is the table showing एक हाउस में 1 ट्री है, दूसरे हाउस में 1 ट्री है, फिर 2 हाउसेस में 3 ट्रीज है. ऐसे सारे हाउसेस के ट्रीज की ऑब्जर्वेशन ली गई. तो हमने इसका सबसे पहले बनाया टेलीमार्क्स और टेलीमार्क्स बनाकर ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई और यहाँ नज़र आ गया हमें टोटल 40 हाउसेस का डाटा. अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 14 हाउसेस ऐसे हैं. यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है? 14 हाउसेस ऐसे हैं जिसमें कितने ट्रीज हैं? 2 ट्रीज हैं. सो वी से 2 इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा. गॉट इट? नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर which of the following are true or false. So mean represents the midpoint of the set of values. This is true. And mode is the most commonly used frequency. So it is most commonly used. Yes, that's also true. And the set of values can have only one mode. अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें 2 और 3 मोड आ रहा था. तो इसका मतलब मोड 1 नहीं हो सकता, मोड 1 से ज़्यादा भी हो सकता है. राइट? एंड ओनली ऑड सेट ऑफ वैल्यूज कैन हैव मीडियन. हम तो मीडियन इवन सेट ऑफ वैल्यूज का भी निकालते हैं. राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. एंड मीडियन हैज द सेम नंबर ऑफ स्कोर्स आफ्टर एंड बिफोर. दिस इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट. Find the arithmetic mean of each of the following. So first 7 whole numbers लेने हैं. क्या करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये first 6 whole numbers हो गए. इनको add किया हमने and add करके divided by 6 कर देंगे. Got it? First 10 natural numbers. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 10 तक सबको add करेंगे and you'll divide it by 10. Next is first 3 multiples of 5. 5, 10, 50. इन तीनों को ऐड किया 30 आएगा. उसको डिवाइड करेंगे 3 से क्योंकि 3 नंबर्स लिए हमने एंड यू विल गेट 10 एज द आंसर. और यहाँ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लेने हैं. तो फर्स्ट प्राइम नंबर्स हमारे 2, 3, देन वी हैव 5, 7 एंड 11 और इनको ऐड करके हमने इसको 5 से डिवाइड कर देना है. We'll get the mean. Next question is यहाँ पर हमारे को मीन निकालना है 8 क्रिकेटर्स के स्कोर्स का. तो what will you do? इन 8 नंबर्स को ऐड करके 8 से डिवाइड कर देंगे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज you have the mean of these numbers as 18. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर्स हैं तो 5 नंबर्स में से हम इन 4 नंबर्स को पहले ऐड करेंगे और इनको ऐड करके 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 18 5 टाइम इज 90. राइट? इज इक्वल टू x प्लस ये चारों नंबर्स का सम लिखेंगे. राइट? एंड यू आर गोइंग टू पुट दैट नंबर हेयर. सो 90 माइनस इनका सम ले लो. इन दोनों का सम हमारे पास हो गया 40. देन वी हैव 58, 78, 85. So 85 is equal to x और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5. Got it? And now come to the next question. Mean of 5 numbers हमें दिया हुआ है 18 और हमारे को 4 numbers मालूम है. तो बिल्कुल similar question है बेटा. यहाँ पर हमने क्या करना है? इन 4 numbers के साथ एक और नंबर 5 जो मिसिंग 5th नंबर है उसको x मान लेना है. 18 मल्टीप्लाई 5 इज 90. राइट? एंड उसके बाद इन चारों को प्लस करके 90 से सबट्रैक्ट कर देना है. कम टू द नेक्स्ट वन. हियर वी हैव हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स. ये 10 गर्ल्स की हाइट दी हुई है सेंटीमीटर में. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल.
तो यहाँ हमने सबसे कम वाली हाइट देखनी है, इट इज़ 128 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा? तो सबसे ज़्यादा वाली हाइट क्या है यहाँ पर? 151। तो 151 माइनस 128, दैट विल बिकम द रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे? इन 10 नंबर्स को ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। वेरी नाइस। इन द गिवन डाटा हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट लेस देन द मीन हाइट? अब जब आपकी मीन हाइट निकलेगी उसके बाद आपने चेक करना है कि कितनी गर्ल्स हैं जिनकी मीन हाइट से कम हाइट है, दैट यू विल कैलकुलेट। नाउ एनरोलमेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल for a period of 6 years was this, okay, and you have to find the mean and median, okay. And next question is find the mode and the median of 15 students in the mathematics test. तो मोड निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, उसके लिए हम अपने गिवन डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is bar graph. So what is bar graph? It is the graphical representation of statistical data in the form of vertical or horizontal bars of uniform width. The height or the length of each bar represents the value of each item and the bars in the bar graph must be equally spaced. जब आप bar graph बनाते हैं तो उसमें जो बार्स होती हैं उनकी विड्थ इक्वल होनी चाहिए, पहली चीज़, और दो बार्स के बीच का जो स्पेस होगा वो भी हमेशा इक्वल होना चाहिए, राइट। इन वर्टिकल बार ग्राफ द गिवन आइटम्स आर टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो हमने जब वाई एक्सिस पर यहाँ पर ऐसे बार बनानी है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पर जो स्केल होगा वो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट? नाउ अ बार ग्राफ हैज अ टाइटल एंड इट इज ड्रॉन टू अ स्पेसिफिक स्केल। हमेशा जब भी कोई बार ग्राफ बनाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद में रखनी है कि उसके ऊपर टाइटल जरूर देंगे कि ये बार ग्राफ आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट? एंड द बार ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड बार चार्ट्स. It is easy to compare two or more quantities represented in the bar graph. Now how do we construct the bar graph? Children, a bar graph can be drawn for any given data and these are the steps to be followed. तो उन steps को सीखेंगे। सबसे पहले आपने एक horizontal OX line draw करनी है और एक vertical line draw करेंगे OY, ऐसे x और ऐसे OX और यहाँ पर OY. And remember they are mutually perpendicular to each other. ये दोनों lines एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ओके। इसको हम बोलते हैं x एक्सिस और इसको हम बोलते हैं y एक्सिस. Now usually the axes are drawn along the bottom and extreme left of the graph paper. और ये जो O point है ये दोनों axes का point of intersection होता है. Got it? Now you have to label the axes depending on the information to be represented on the bar graph. जब आप bar graph बना रहे हैं तो उसमें आपको ये मेंशन करना है कि आप x एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सपोज हमारे पास है इफ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल फॉर द ईयर इज टू बी रिप्रेजेंटेड देन द मंथ्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द x एक्सिस. जनवरी, फरवरी, ये हम x एक्सिस पर जहाँ से हमारी बार्स जाएंगी. एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल कि कितने सेंटीमीटर रेनफॉल हुई वो हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देंगे. गॉट इट? और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको स्केल चूज करना है. सो यू हैव टू चूज अ सुटेबल स्केल एंड दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्राफ कि आप कैसा स्केल चूज कर रहे हैं. Remember you have to avoid very large scales like 1 centimeter is equal to 1000 units.
तो आप हमेशा अवॉइड करेंगे बड़े बड़े स्केल्स को रिप्रेजेंट करना अनलेस ऑल द डेटा वैल्यूज आर multiples of 1000. Got it? So remember, you have to choose the appropriate scale to accommodate the least and the highest values of the data. जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उस डेटा के अकॉर्डिंग आप हमेशा उसका सुटेबल डेटा चूज करेंगे अपने स्केल के लिए. Now after that you have to calculate the height and length of each bar according to the scale and then draw the bars with equal gaps between them. After that, give a suitable title for the graph. That's very important. जब आप बार ग्राफ बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप सुटेबल टाइटल जरूर लिखेंगे कि आपका बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ लिखा है फेवरेट कलर्स. तो ये कलर्स हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज. और कितने कितने स्टूडेंट्स को ये कलर्स पसंद है. दो मेथड से हम इस बार ग्राफ को बना रहे हैं. पहला है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, जिसमें आपके जो बार्स हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रहे हैं. तो इसका मतलब वाई एक्सिस पर आपने कलर्स रिप्रेजेंट किए और एक्स एक्सिस पर आपने अपने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया. और यहाँ हमने लिख दिया स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 2 स्टूडेंट्स. तो इसका मतलब जो 5 बॉक्सेस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 स्टूडेंट्स को. अब हम आते हैं दूसरे ग्राफ में. यहाँ पर हमने लिया वर्टिकल बार ग्राफ. तो जो आपकी बार्स आ रही हैं वो वर्टिकल आ रही हैं. तो नीचे तो आपने कहाँ एक्स एक्सिस पर तो सारे कलर्स ले लिए और वाई एक्सिस पर हमने स्केल ले लिया और स्केल को यहाँ रिप्रेजेंट किया. स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 स्टूडेंट्स. गॉट इट? अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. चलो इस क्वेश्चन को रीड करो. द फॉलोइंग डेटा गिव्स द टोटल मार्क्स आउट ऑफ 500 ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास. यहाँ पर पता चला कि अशरफ के 480 मार्क्स हैं 500 में से. विजय गॉट 500, करण गॉट 385, देन मिथुन गॉट 360, शिल्पा 440 एंड श्रेया गॉट 445. अब हमने क्या करना है, इस डेटा को बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. पहला काम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली. लेबल योर एक्स एक्सिस विद द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स and y-axis with the marks obtained. अब सबसे कम मार्क्स हमारे पास 360 है और हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास 500 है. सो हमें ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. हम अपना डेटा स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें इक्वल 20 मार्क्स का डिवीजन लेंगे और हम स्टार्ट करेंगे. सबसे छोटा स्कोर जो हमारे पास 360 है 350 से स्टार्ट कर लेंगे. राइट. अब हमने बोला 1 सेंटीमीटर ऑफ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट 20 मार्क्स एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस डेटा. यहाँ पर सब बच्चों के नेम्स आ गए. यहाँ हमने 350, 370 इस तरह से अपना डेटा रिप्रेजेंट किया और इसके साथ साथ हमने इक्वल विड्थ और इक्वल डिस्टेंस पर अपने बार्स को रिप्रेजेंट कर दिया. और मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट्स, ये हमने हेडिंग दे दी और यहाँ पर हमने लिख दिया स्केल. स्केल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर, कितने स्टूडेंट्स, कितने मार्क्स, 20 मार्क्स. सो वी हैव रिटन दैट स्केल ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 20 मार्क्स. अब हम आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ. इंटरप्रिटेशन का मतलब बार ग्राफ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उस बार ग्राफ को रीड करके उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को आंसर देंगे लुकिंग एट द बार ग्राफ एवरी टाइम. यहाँ क्वेश्चन में है द मंथली रेनफॉल इन सेंटीमीटर फॉर अ सिटी इन 6 months फॉर ईयर 2023. तो जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 months में जुलाई से दिसंबर 2023 तक कितनी रेनफॉल हुई यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है. और इसको ध्यान से ऑब्जर्व करके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ग्राफ?
ग्राफ का टाइटल है रेनफॉल फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2023 एंड व्हाट इज द स्केल यूज्ड ऑन वाई एक्सिस। तो हमें स्केल कैसे पता चलेगा, हम लिखेंगे 1 डिवीजन रिप्रेजेंट्स 2 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड देन इन विच मंथ वॉज द रेनफॉल मोस्ट। हमने बोला इट इज इक्वल टू मंथ ऑफ अगस्त एंड द लीस्ट रेनफॉल, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट रेनफॉल कब हुई है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, सो दिसंबर रिसीव द लीस्ट रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल रेनफॉल फॉर द 6 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे 6 मंथ्स की रेनफॉल को ऐड कर देंगे एंड वी गेट 150 सेंटीमीटर। Read the next question. What is the percentage increase in the rainfall between July and August? तो सबसे पहले ये देखेंगे अगस्त की रेनफॉल कितनी है, जुलाई की रेनफॉल कितनी है, दोनों का हमने डिफरेंस निकाला 40 minus 35 and then we take the rainfall of July and then multiply by 100%. And we get 14.29% increase, right? तो अब हम आते हैं डबल बार ग्राफ पर। What is double bar graph? Double bar graph help us to compare simultaneously 2 or 3 kinds of information. क्या होता है यहाँ पर हमारी जो बार्स होती हैं वो कलेक्टिव आती हैं और उससे हमें डाटा कंपेयर करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन, we have the number of boys and girls in the classes from 6 to 10। तो यहाँ पर ये जो वाइट वाले बार्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉयज़ को और ये पिंक वाले बार्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं गर्ल्स को। तो क्लास 6 में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, ऐसे ही 7th 8th 9th एंड 10th। अब इस बार ग्राफ को देखकर हमें क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। इन हाउ मेनी क्लासेस डू वी फाइंड मोर बॉयज़ देन गर्ल्स। तो कौन सी क्लास है जहाँ पर बॉयज़ ज़्यादा हैं, दिस इज क्लास 7 और क्लास 10, राइट। उसके बाद इन विच क्लासेस डू वी फाइंड मोर गर्ल्स देन बॉयज़, कौन कौन सी क्लासेस हैं जहाँ पर गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो दिस इज क्लास 6, यहाँ गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ से, क्लास 8 एंड क्लास 9। देन वी हैव कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। Are these classes with the same number of students? And then we have question which class has most number of students। तो इन questions को हम यहाँ पर solve करते हैं और हमने observe किया उस table को देखकर कि class 6 में हमारे पास total students, पहले हम boys और girls को add करेंगे and we will write कि क्लास 6 में 56 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 7 में 60 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 8 62, क्लास 9 72 एंड क्लास 10 70। और यहाँ पर क्लास 7 और 10 में हमने ऑब्जर्व किया कि 60 स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों क्लासेस में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। देन वी राइट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज हाईएस्ट इन क्लास 9, क्योंकि क्लास 9 में हमारे पास 72 स्टूडेंट्स हैं, ओके। And then the difference between the number of boys and number of girls is minimum in class 10 and the difference between the number of boys and number of girls is maximum in class 8। उसके बाद हमने क्लास 7 का गर्ल्स रेशो बॉयज़ का रेशो निकालना है। सो दिस इज बॉयज़, दिस इज गर्ल्स, दिस इज 35 रेशो 25, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एंड हमारा रिजल्ट आ जाएगा 7 रेशो 5। ऐसे ही रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन क्लास 10 इज 36 रेशियो 24 और इसको फिर से हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्या ये दोनों रेशियो सेम आए हैं? नो, सो वी से दैट द रेशियोज आर नॉट सेम। अब हमने क्या क्या सीखा? द फॉलोइंग पॉइंट्स हैज टू बी रिमेंबर्ड जब हम बार ग्राफ बनाते हैं। पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ग्राफ का टाइटल होना चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस पर लेबलिंग होनी चाहिए एंड अप्रोप्रिएट न्यूमेरिकल स्केल मस्ट बी चोजन विद इक्वल इंटरवल्स। ऑल द बार्स मस्ट बी ऑफ द सेम विड्थ, सारी बार्स की विड्थ सेम होनी चाहिए
एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज कि दो बार्स के बीच में जो गैप है वो भी सब बार्स में इक्वल होना चाहिए. गॉट इट? अब हमारे पास एक्सरसाइज है. वी हैव टू मेक द ग्राफ विच आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ इट. ओके, सो ट्राई डूइंग दीज क्वेश्चंस. और अब हम आते हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी. सो व्हाट इज चांस? चांस होता है पॉसिबिलिटी किसी चीज के अकरेंस की. सो इट इज लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस. वी मे से दैट इंडिया हैज गुड चांस ऑफ विनिंग 5 gold medals in the next Olympiad, or class 7 has a chance of winning a basketball match this year. तो जहाँ पर किसी चीज़ के अक्रेंस की चांसेस की बात करते हैं, that is called the possibility of occurrence of any event. Now what is probability? Probability is a branch of mathematics that deals with the calculation of chance of the event happening. कोई भी इवेंट होने वाला है उसकी हैपनिंग का कितना चांस है, अगर हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल हियर. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5 इन अ डाइस इज 1/6. क्योंकि एक डाइस में 6 नंबर्स होते हैं. जब आप डाइस को रोल करते हैं 1 2 3 4 5 6 और वहाँ पर 5 कितनी बार आता है? 1 टाइम. सो वी से इट इज 1/6. ओके, so it is just one of the 6 alternatives, and we say that this event has 1/6 or 16.6% of probability of taking place. Got it? अगर हम 1/6 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आएगा 16.6%. तो probability क्या है एक्चुअली? Probability deals with the patterns and trends of occurrence of random event. कोई भी random event है, हमारे पास कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला तो हमारा कौन सा कार्ड निकला उसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है. आपने कॉइन को टॉस किया तो कौन सा कॉइन ऊपर आएगा उसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है. तो उसको बोलते हैं हम रैंडम इवेंट की अकरेंस. ओके, and it helps us to determine the likelihood of something happening. तो अभी मैं आपको समझाती हूँ इसको. When a coin is tossed, हमारे 2 पॉसिबल आउटपुट होंगे कि जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो हमने हेड को H से रिप्रेजेंट किया और टेल को T से रिप्रेजेंट किया. And there is an equal chance of a tossed coin landing with head or tail. तो equal possibility है, एक head है और एक ही tail है. So the possible outcomes are only 2, head and tail, right? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि probability of getting a head, it is 1 out of 2. So we write it down as 1/2. And it is written as P. P का मतलब probability, heads it is 1/2. ऐसे ही tail के अप आने के कितने chances हैं? 2 में से 1 chance. Again we are going to write probability of getting a tail 1 chance out of 2 chances. तो इसको mathematically कैसे लिखेंगे? Formula से. Probability of any event is the number of ways an event can occur divided by total number of possible outcomes. Got it? Now what is experiment? अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, so tossing of a coin is called experiment, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम बोलते हैं आउटकम. एंड व्हेन यू से कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं तो उसको बोलते हैं हम एक स्पेशल नेम से, that's called sample space. Got it? अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे. There is a 6-sided dice and it is rolled. What is the sample space and what is the probability of each outcome for this experiment?
तो सैम्पल स्पेस जब भी हम लिखते हैं बेटा ध्यान रखेंगे, पहले हम कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे और उसके अंदर जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे आपने एक डाइस को रोल किया तो आउटकम क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, इनको कॉमा कॉमा करके हमने लिख दिया तो ये हमारा सैम्पल स्पेस बन जाएगा। अब पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 6 में से 1 एक ही बार आ रहा है ना, तो हमने लिखा पॉसिबिलिटी ऑफ 1, P1 इट इज 1/6, P2 1/6, P3 1/6, P4 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 फिर से 1/6, क्योंकि हर नंबर एक ही बार आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी 1/6 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी 1/6 है, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज अ जार, उसमें 3 रेड 4 ब्लू 5 ग्रीन मार्बल्स हैं, राइट। अब टोटल मार्बल्स कितने हो गए यहाँ पर 3 + 4 + 5 एंड वी से there are 12 marbles, okay. If a single marble is chosen at random, what is the probability of getting a red marble, a blue marble and a green marble? तो पहले हम लिखेंगे total marbles, that's equal to 12। अगर हमने लिखा P red का मतलब कि red कितनी बार आ रहा है 3 times out of 12, we'll write 3/12। Probability of getting a blue marble 4/12 and probability of getting a green marble is 5/12। Got it? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। If a letter is chosen at random from the English alphabet, what is the probability that it is a vowel? सबसे पहली चीज कितने टोटल अल्फाबेट्स हैं, that's 26। अब हम वॉवल्स पे आते हैं, A, E, I, O, U, there are 5 vowels, so we will say the probability of getting a vowel is 5/26। Interesting? कितना easy है। अब आपकी टर्न है एक्सरसाइज करने की। What is the probability of getting a head when a coin is tossed? Total outcomes is 2 और head कितने हैं 1, तो probability of getting a head हो जाएगा 1/2। Now take the next example. There are 8 marbles in a box in which 3 are black and rest are white. तो 5 तो white हो गए, right? अब क्वेश्चन है what is the probability of getting a white marble? अगर आपने randomly उसमें से एक मार्बल पिक किया, टोटल कितने मार्बल्स हैं 8 मार्बल्स और 8 में से 5 वाइट मार्बल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8 और हम इसको लिखेंगे P white। Probability of getting a white is 5/8। Then probability of getting a black marble, कितने black marbles हैं 3 black marbles, so we will write probability of getting a black marble is 3/8। उसके बाद क्वेश्चन है probability of getting a red marble। क्या कोई रेड मार्बल है? नहीं है, तो हम लिखेंगे probability of red marble is 0/8 which is equal to 0। Got it? Next question. Rajasthan Royals and Mumbai Indians toss a coin to decide which team gets the batting first in the cricket match. What is the probability that Mumbai Indians will bat first? तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ मुंबई इंडियंस के लिए आ जाएगी 1/2। Got it? And similarly, let's read the next question. What is the probability of getting 0 when the numbers from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 5 and 3 are chosen? तो टोटल नंबर्स हैं यहाँ पर 13 एंड 13 में से 0 कितनी बार आ रहा है सिर्फ 1 बार, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 इज 1/30। Got it? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर फ्रॉम द नंबर्स फ्रॉम 1 to 13। टोटल नंबर्स हैं 13 और उसमें से हमारे इवन नंबर्स कौन कौन से हैं 2, 4, 6, 8, 10 and 12। तो 6 नंबर्स हैं
टोटल 13 नंबर्स में से जो इवन है तो हमारा p इवन हो जाएगा 6/13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन काउंटर्स मार्क्ड विद द मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 15 ऑन देम। तो 2 के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. What is the probability that a counter picked is a factor of 2? So here you could see यहाँ पर 2 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, राइट? बाकी सब 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हम देखेंगे टोटल नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो वी विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/7, क्योंकि सिर्फ 1 नंबर है ये 2 जो 2 का फैक्टर भी है। रिमेनिंग नंबर्स आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 2, राइट? सो आई बिलीव द कंसेप्ट इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। सो डार्कन द करेक्ट आंसर। When the ready-made cloth factory want to research which size of shirt is most suitable for a particular age group of students, the most suitable central tendency will be, क्या निकालेंगे यहाँ पर? हमें पता लगना है कि size of shirt most suitable for the particular age group. So we are going to see the most occurrence, that is mode. Okay. Next question, when a cricket team is compared with another cricket team for their performance, then the most suitable central tendency is we have to find the mean. Okay, दोनों टीम्स की मीन निकालेंगे और देखेंगे कि किसकी मीन सबसे अच्छी है, किसकी एवरेज सबसे अच्छी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the marks or grades obtained by 1 or 2 children are too high or too low compared to all other students, which of the central tendency will not have meaning? अगर हम कभी बच्चों की स्कोर को कंपेयर कर रहे हैं और वहाँ पर या तो किसी बच्चे का बहुत हाई स्कोर है या बहुत लो स्कोर है, तब रेंज वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारी रेंज एक्सटेंड हो जाएगी। ओके, एंड विच ऑफ दीज इज नॉट द सेंट्रल टेंडेंसी? मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, बट रेंज इज नॉट द सेंट्रल टेंडेंसी। अंडरस्टूड? सो आई बिलीव द कंसेप्ट्स आर क्लियर एंड आई विल बी मीटिंग यू विद अ न्यू चैप्टर। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।